बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। एफबी की स्पेशल पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अली रज़ा। नाज़रीन, इस पॉडकास्ट में हम आपकी मुलाकात पाकिस्तान के उन शख्सियात से करवाते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की खातिर अपने आप को इस तरह से कुछ तैयार किया है कि पूरा पाकिस्तान उनको जानता भी है और वो दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान भी बनते हैं। आज एक ऐसी आवाज़ जो कि हम रेडियो पे तो सुनते हैं और समटाइम बहुत सारी वायरल आवाज़ें हैं, आप अपने मोबाइल फ़ोन पे सुनते हैं या आप टीवी स्क्रीन पर सुनते हैं या फिर आप किसी डॉक्यूमेंट्री में सुनते हैं। अल्लाह पाक ने इनको इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत आवाज़ दी है कि दुनिया इनकी तारीफ़ करती है। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद हैं आरजे अतर रिजवी साहब। बहुत शुक्रिया अतर भाई, आपने वक्त दिया। अली रज़ा, आपका बहुत शुक्रिया और सबसे पहले आपके लिए बहुत सारी दुआएं। सलामत रहें, जीते रहें। आपने मेरी इस कदर तारीफ़ की, ये आपका ज़र्फ़ है, ये आपकी मोहब्बत है। और मैं तो आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुस से या इस पॉडकास्ट के, अगर हम जदीद तर्ज़ की बात करें तो इस पॉडकास्ट के तवस्सुस से मैं आपके तमाम व्यूवर्स को, तमाम लिसनर्स को सलाम पेश करना चाहूँगा। और इसमें आपने आवाज़ का ज़िक्र किया, आपने आवाज़ की बात की। देखें, बात यह है कि जब तक आपको फ़ीडबैक ना आए ना, आपको एक अच्छा फ़ीडबैक ना आए, बिल्कुल, तो जब तक आपके अंदर एक इम्प्रूवमेंट पैदा नहीं हो सकती। यही वजह है कि आजकल आप लोग बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं, आप टिकटॉक पे भी लगाते हैं, यूट्यूब पे भी लगाते हैं, फेसबुक पे लगाते हैं। अगर उसके ऊपर लाइक्स और शेयर्स ना आए तो बस एक दिन आप बनाना छोड़ देंगे। अगर उसके ऊपर एप्रिसिएशन आए, उस पर लोग आपकी तारीफ़ करें, लोग आपको बकअप करें, लोग आपकी हौसला अफजाई करें, तो फिर आपका दिल करता है कि आप मज़ीद करें। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अतर भाई, सबसे पहले आपकी आवाज़ की तो तारीफ़ ऑब्वियसली सिर्फ मैं नहीं करता, अल्लाह पाक ने आप पे करम किया हुआ है और हम यही चाहते हैं कि ये करम सदा आप पर रहे। और आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जो बहुत सारे आपको सुनते हैं और वो आगे जब अपनी आवाज़ को पेश करते हैं कहते हैं हमारा टीचर अतर रिजवी है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं। खैर, हम आवाज़ के हवाले से भी बात करेंगे, आपके वॉइस ओवर्स के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि अतर रिजवी है कौन और कहाँ पैदा हुआ और कहाँ से स्कूलिंग की और कहाँ पे उसने अपने कॉलेज लाइफ गुजारी, किन किन के साथ गुजारी, ज़रा पहले तो ये। अच्छा, मेरा दिल कर रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा ना अब मैं ह्यूमर ऐड करूँ। तो दो बच्चे आपस में लड़ रहे थे, सही, 2-3 बच्चों की आपस में लड़ाई हो गई। उसने कहा तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं फ़लाना हूँ, मेरे अब्बू ये हैं। उसने कहा तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? उसने कहा मैं फ़लाना हूँ, मेरे अब्बू ये हैं। उसने कहा अच्छा। एक बच्चा बोला, उसने कहा तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? उसने कहा बताओ तुम कौन हो? उसने कहा मैं जिन का बच्चा हूँ। सही। अब सब परेशान, जिन का बच्चा? तुम जिन के बच्चे हो? क्या मतलब जिन के बच्चे? उन्होंने कहा ऐलान नहीं हो रहा था मस्जिद में, जिन का बच्चा हो आके ले जाए। अतर रिजवी जनाब, आपकी तरह, जैसे आपकी ये पूरी APP की पॉडकास्ट की विनिंग टीम है, उसकी तरह एक आम शख्स है, एक आम इंसान है। और अतर रिजवी में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी ख़ास बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस शख्स को इस रूह ज़मीन पे उतारता है तो कोई ना कोई उसको सलाहियत दे के भेजता है, बेशक, कि वो अपनी कोई रोज़ी रोटी जो है वो तलाश कर सके। यहाँ पे मैं मिसाल दूंगा आपको एक वर्कशॉप की। अब एक कार की वर्कशॉप में एक मैकेनिक होता है जो सिर्फ इंजन का काम करता है। अब इंजन का मैकेनिक गाड़ी का पेंट अच्छा नहीं कर सकता, एग्जैक्टली ऐसा, ठीक है। डेंट निकालने वाला पेंट नहीं कर सकता, पेंट करने वाला गाड़ी पे डेंट नहीं कर सकता। इसी तरह गाड़ी का इलेक्ट्रिसिटी है पूरी, उसका इलेक्ट्रिशियन गाड़ी का बिल्कुल अलग से होता है। अब इसी तरह आप देख लीजिए कि गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग है, अलाइनमेंट है, मतलब पूरी एक इंडस्ट्री वापस है उसके साथ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक शख्स को सलाहियत दी कि वो बहुत अच्छा इलेक्ट्रिशियन का काम करे, एक को सलाहियत दी वो बहुत अच्छा मैकेनिकल वर्क कर रहे, एक को सलाहियत दी कि वो बहुत अच्छा जो है वो डेंटिंग, पेंटिंग और दीगर काम कर सके। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये सलाहियत दी कि मैं आवाज़ से, स्क्रिप्ट से या वॉइस ओवर से जो है आप लोगों की समातों को खीरा कर सकूं और आप लोगों की खिदमत कर सकूं। बहुत शुक्रिया। मैं ये सवाल, जहाँ तक ये आवाज़ जो है, ये आवाज़ पैदा कहाँ पर हुई, कहाँ से स्कूलिंग की, थोड़ा सा इस सवाल से। हाँ, ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है और आपके सवाल के बहाने मैं उन तमाम लोगों को क्रेडिट देना चाहूँगा, उन लोगों को खराज तहसीन और खराज अक़ीदत पेश करना चाहूँगा जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। बुनियादी तौर पर जो मेरा इलाका है, मेरा जो आबाई इलाका है वो बहावलपुर है। सही। और बहावलपुर मेरे ख़्याल में इस दुनिया के नक्शे के ऊपर एक ऐसा शहर है जो कभी रियासत हुआ करता था। एग्जैक्टली ऐसा। और ये अक्सर सवाल भी आता है कि जब पाकिस्तान मारूज़ वजूद में आया
तो वो कौन सी ऐसी रियासत थी जो सबसे पहले पाकिस्तान के साथ शामिल हुई? वो बहावलपुर थी। बहावलपुर एक बड़ा ज़रख़ेज़ इलाका है। मेरे तमाम असातिज़ा जूनियर लेवल से लेके मैट्रिकुलेशन तक, मैट्रिक से लेके और एफएससी तक, मेरे जितने असातिज़ा हैं, मेरे जितने उस्ताद हैं, उनका मेरी ज़िंदगी के अंदर बड़ा कलीदी किरदार है। एक चीज़ और मैं क्लियर करता चलूँ, चूँकि मेरा ताल्लुक़ बहावलपुर से है। मेरे वालिद सैयद शहूद रिजवी सहाफ़त से और फिर रेडियो से वाबस्ता रहे। मेरे वालिद मोहतरम ने रेडियो को तकरीबन 4 दिहाइयों से ज़्यादा का वक्त दिया। तो ब्रॉडकास्टिंग की तरबियत, रेडियो की तरबियत, बोलने की, स्क्रिप्ट की तरबियत मुझे घर से मिली। एक चीज़ छोटी सी मैं और ऐड करूँगा। मेरे वालिद मोहतरम मरहूम सैयद शहूद रिजवी, उनका जब तबादला कराची में रहा, वो कराची रेडियो में रहे, तो वहाँ पे मुझे उस वक्त के तमाम बड़े बड़े और मारूफ जो आर्टिस्ट हैं उनके साथ काम करने का मौका मिला। सही। एज चाइल्ड स्टार मैंने रेडियो ड्रामे से अपने ज़िंदगी का आगाज़ किया। सही। और वहाँ पे मुझे बहुत सीखने का मौका मिला। बड़े बड़े नाम हैं, अब मैं अगर एक एक नाम लूँगा तो ये पॉडकास्ट बहुत बड़ी हो जाएगी। खैर, मेरे वालिद का दोबारा तबादला जब अपने ही वतन, अपने ही इलाके, अपने ही शहर बहावलपुर में हुआ, तो उस वक्त तक मैं मिडिल क्लास में आ चुका था। अच्छा। 8th क्लास में आ चुका था। मेरे अब्बा ने मेरी दिलचस्पी देखी बोलने की, बात करने की या लिखने की। तो क्योंकि मेरे वालिद साहब खुद प्रोड्यूसर थे सीनियर, तो उन्होंने बच्चों का प्रोग्राम भी किया करते थे, और उस 45 मिनट्स के प्रोग्राम के अंदर उन्होंने 8 से 10 मिनट का सेगमेंट मेरे लिए एलोकेट कर दिया। अच्छा। सही। क्योंकि मेरा निकनेम मून है। हाँ। तो बचपन में मुझे मून के नाम से पुकारा जाता। नाज़रीन को भी पता लग गया कि आपका निकनेम मून। हाँ, एग्जैक्टली। तो मेरे फिर वालिद ने, मैं अपने वालिद को पप्पा कहता हूँ। अच्छा। मेरे पप्पा ने एक सेगमेंट रख लिया प्रोग्राम के अंदर जिसका नाम था कंप्यूटर कहानी मून भाई की ज़बानी। अच्छा। तो उसके लिए मैं पूरा वीक स्क्रिप्ट लिखा करता था, कंप्यूटर के हवाले से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया करता था, और नया नया कंप्यूटर एज सब्जेक्ट मैट्रिक में और हमारे तालीमी निसाब के अंदर जो है वो शामिल होना शुरू हुआ था। तो फिर उसके बाद मेरे अब्बा बारहा उस स्क्रिप्ट को दुरुस्त किया करते थे, उसकी नोक पलक किया करते थे। फिर इतवार वाले दिन मेरा एक सेगमेंट होता था जिसके अंदर बैठ के मून भाई अपना स्क्रिप्ट जो है उसके अंदर प्रेजेंट किया करते थे। अच्छा। सही। वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। होते 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 मैंने मैट्रिक किया, और मैट्रिक करने के बाद फिर मेरा एफएससी कंप्लीट हुआ। फिर मेरा इस्लामाबाद की एक निजी यूनिवर्सिटी के अंदर मेरा एडमिशन हुआ। यूनिवर्सिटी से पहले आप भावलपुर में सारी मेरी मैट्रिकुलेशन और मेरा एफएससी भावलपुर का है। सही। ठीक है। और फिर मैं खैर इस्लामाबाद आया। इस्लामाबाद में शिफ्ट हुआ, ये वाक़या है तकरीबन आप कह सकते हैं 2000 का। अच्छा। सन 2000 का। सन 2000 में सन 2000 में मैं इस्लामाबाद में आया। तो अभी मेरी स्टडीज़ चल ही रही थी, तो मैंने अपने अब्बा से बग़ैर पूछे अच्छा एक सीवी मैंने दे दी। उस ज़माने में 1 या 2 FM रेडियो हुआ करते थे, जिसमें से एक FM 100 पाकिस्तान था। सही। मैंने अपनी सीवी दी। अच्छा, उस दौर में वो दौर बड़ा कंपटीशन का दौर था। तो कुछ अरसे के बाद मुझे कॉल आई, जी आपने सीवी दी थी तो आप ऑडिशन के लिए आ जाएं। मैंने FM 100 पाकिस्तान में इस्लामाबाद सेंटर के अंदर मैंने ऑडिशन दिया, और ऑडिशन देने के बाद मैं शॉर्टलिस्ट हुआ। शॉर्टलिस्ट के बाद दैन शॉर्टलिस्ट हुआ। फिर उस दौर के अंदर कैसेट्स के अंदर आपकी आवाज़ या आपके ऑडिशन को रिकॉर्ड करके उसको पैक करके कराची भेज दिया करते थे। सही। अप्रूवल के कराची से एक अप्रूवल आया करती थी, वहाँ बोर्ड बैठा करता था कि इन सैकड़ों लोगों में से कौन सेलेक्ट हुआ। सही। तो उसमें उस वक्त जो लोग सेलेक्ट हुए तो उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक था। माशाल्लाह, गुड। सही। यहाँ पे एक चीज़ मैं और ऐड करूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंसेस था, सही, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेरा सब्जेक्ट था, तो इत्तेफाक से मुझे वीक में संडे वाले दिन ही मुझे एक प्रोग्राम मिल गया जो कि कंप्यूटर साइंस के हवाले से बड़ा एक इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम था उस वक्त, जिसका नाम था IT यूथ जोन। सही, जो पहले से चलता आ रहा था बचपन से, वही दिन आपको दोबारा मिल गया। आप अपडेट हो गया। उसके अंदर हमने फिर वेब डेवलपमेंट की बातें करना शुरू की। स्टैटिक वेब डेवलपमेंट क्या होती है, डायनामिक वेब क्या होती हैं, सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग क्या होती है, IT से हम क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ सीख सकते हैं, आइंदा आने वाले दौर में क्या होने वाला है जो आजकल हो रहा है। तो ये मेरे लिए एक बड़ा एक अजीम मौका था। भाई ये बहाने थे सारे।
सही। अच्छा, इस्लामाबाद तक आप तो पहुंच ही गए। 2000 में आपने इस्लामाबाद कदम रखा और पहले ही FM 100 से आपने स्टार्ट लिया। सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ बताएं, जो आपने अपने वालिद साहब का जिक्र किया कि उन्होंने आपको आवाज़ भी सिखाई, स्क्रिप्ट भी सिखाया, प्रोडक्शन भी सिखाई रेडियो की। रेडियो बेसिकली आज के दौर में अगर देखा जाए तो कहते हैं कि रेडियो बहुत कम लोग सुनते हैं, ठीक है, बहुत कम लोग वेरी गुड सुनते हैं। क्वेश्चन। आप क्या समझते हैं कि आज के दौर में रेडियो की अफादियत क्या है और इसको किस तरह से मज़ीद बकअप करना चाहिए, बूस्ट अप करना चाहिए? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि और ये मैं चाह रहा था कि आप मेरे से सवाल जी। करें, और आपने अली वो मेरे से सवाल किया। आज के दौर में रेडियो कौन सुनता है? मेरे ख्याल में तमाम पढ़े लिखे लोग, बाशऊर लोग रेडियो ज़रूर सुनते हैं। बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान में रेडियो कौन सुनता है और दुनिया में रेडियो कौन कौन सुनता है, ये बड़ा एक मेरा पसंदीदा मौजू है। सही। देखें, इस जदीद दुनिया के अंदर हमारे तमाम लोगों के घर में एक बड़ी बड़ी LEDs लगी हुई बिल्कुल है। हैं, जिसके ऊपर हम टीवी प्रोग्राम्स, फिल्म्स, शोज़, ड्रामा, बिल्कुल। हर चीज़ देखते हैं। हमारे घर में किताबें भी हैं, बिल्कुल है। हमारे घर में अखबार भी है। बिल्कुल। तो इन्फॉर्मेशन हासिल करने के जितने ज़रिए हैं, वो अखबार हो, वो किताबें हो, वो टेलीविज़न हो, रेडियो हो, ड्रामा हो, डॉक्यूमेंट्री हो, फिल्म हो, अब आजकल हमारी मोबाइल। हथेलियों में बिल्कुल, टीवी मौजूद स्क्रीन हमारा पे भी है। मोबाइल फ़ोन इन्फॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। बिल्कुल। सवाए रेडियो के जितने भी मालूमात के ज़रिए हैं, वो सब आपको इंगेज कर देते हैं। एग्जैक्टली। आपने अखबार पढ़ना है, आप अखबार I'm- खोलेंगे, आपकी आंखें, आपका दिमाग, आपकी तमाम हिस्सें अखबार पे मरकूज़ हो गई। आपको अगर कोई पीछे से आवाज़ दे रहा होगा तो आप डिस्टर्ब हो रहे होंगे। बिल्कुल। तो आपको एक गोशा तन्हाई चाहिए, एक किताब पढ़ने के लिए, एक अखबार पढ़ने के लिए। ऐसे ही है। इसी तरह टेलीविज़न स्क्रीन पर आ जाएं आप। जब आप टीवी देख रहे होते हैं तो फिर आपको इर्द गिर्द की सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, ऐसे ही। आप उसके अंदर इंगेज हो जाते हैं टीवी के अंदर, और नहीं हो तो समझ कैसे आएगा? टाइम देना पड़ता है उसको। टाइम देना पड़ता है। बिल्कुल। तो आपका वक्त ज़ाया होता है। मेरा ख्याल है कि रेडियो एक ऐसा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। एक खातून किचन में काम कर रही हैं, सब्ज़ी काट रही हैं, ठीक है, आटा गूंद रही हैं, हांडी बिल्कुल। पका रही हैं, कोई शख्स ड्राइविंग कर रहा है, कोई बंदा बाइक पे जा रहा है, हमारे सरहदों पे मुहाफिज खड़े हुए हैं। बिल्कुल। आप कोई भी दुनिया का काम कर रहे हैं, आपकी समात तो ज़रूर डिस्टर्ब हो रही है, आप सुन ज़रूर रहे हैं, लेकिन आपके हाथ पाँव आंखें आपकी नहीं रुक रहे। बिल्कुल। वो तो अपना मेरे काम आप कर रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब आप देख लें, बैरूनी दुनिया में एक आम शख्स दिन में बहुत देर ड्राइव करता है। तो अगर आप दिन में 2-3 घंटे ड्राइव कर रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं, और आपको मालूमात चाहिए, तो मेरे ख्याल में उसका बेहतरीन ज़रिया रेडियो है, बिल्कुल। जिसमें एंटरटेनमेंट भी है, जिसमें ख़बर भी है। और आज भी रेडियो पे जो ख़बर है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़िम्मेदारी के साथ दी जाती है। मुस्तनद खबरें होती हैं। मुस्तनद खबरें बिल्कुल। होती हैं, क्योंकि वो खबरें पहले लेते हैं, उसकी तस्दीक करते हैं, फिर खबर दी जा रही होती है। बिल्कुल। और फिर रेडियो पे हमारी ज़िंदगी में ऐसे भी तजर्बा आते हैं, हमें कई लोग कई दिहाइयों से सुन रहे हैं। 15 साल से मेरा एक मुझे लिसनर सुन रहा है, बिल्कुल। लेकिन मुझे उसने आज तक देखा नहीं है, लेकिन उसने मेरी आवाज़ से अपने जहन में जो मेरी छवि या मेरा जो खाका बनाया हुआ है वो अलग है। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा है। तो रेडियो जो है, मेरा ख्याल है कि तमाम पढ़े लिखे लोग सुनते हैं। और दूसरा, मासिस तक पहुंचने वाली आवाज़ आज भी रेडियो की ही है। एक शख्स, अब देखिए, मैं रात 12 से 2 का प्रोग्राम करता हूं, जो मेरा प्रोग्राम आप भी सुनते हैं, दिल के अफसाने। अब उस टाइम कई लोग खेतों में काम कर रहे हैं, कोई चावल के खेत के अंदर पानी लगा रहा है, लेकिन उसने हैंड फ्री लगाई हुई है या ऊंची आवाज़ में ट्रैक्टर में रेडियो लगाया हुआ है, और वो मेरा प्रोग्राम सुन रहा है। सही। वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा, उसका काम भी चल रहा है। अगर वो वहाँ पे एक LED लगा के फिल्म देखना शुरू कर दे तो फिर खेत में पानी नहीं लगा सकेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। वो फिर अपने जो काम हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, उसके सारे बिल्कुल काम ऐसे। वो फिर अपने रेडियो पे ही कंसंट्रेट करेंगे तो काम से कर सकते हैं। आप यहाँ पर मौजूद हैं, आप खुद आरजे हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त आरजे जो हैं, खालिद मलिक साहब हो गए और डिफरेंट और भी हैं, वो छोड़कर रेडियो इंडस्ट्री को वो टीवी में चले गए हैं। बिल्कुल ऐसे। तो आप इस चीज़ को कैसा समझते हैं? क्या एक अच्छी चीज़ है कि वो रेडियो को तर्क करके वहाँ चले गए हैं, या उनकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई? देखिए, जहाँ तक टीवी की बात है, मैंने बहुत अरसा PTV किया। बिल्कुल। PTV न्यूज़ पे मैं खबरनामा पढ़ता रहा, मैंने वहाँ से प्रोग्राम्स भी किए। मैं अपना न्यूज़ नेटवर्क का भी बहुत अरसा हिस्सा रहा, रोज़ न्यूज़ का मैं हिस्सा रहा, दीगर टेलीविज़न चैनल्स में मैं रहा। इसमें कोई कदगन नहीं है कि आप रेडियो छोड़ के वहाँ पे जाएं। मैं रेडियो को एक एकेडमी समझता हूँ। वो तमाम लोग जो रेडियो से ट्रेंड होके मार्केट में आए हैं, टेलीविज़न स्क्रीन पर आए हैं, उनके लबो लहजे में, उनकी गुफ्तगू में, उनके उठने बैठने में,
उनके गुफ्तगू के उतार चढ़ाव में, उनके स्ट्रेस पॉजेस में बड़ा फ़र्क है बनिस्बत उसके जो डायरेक्ट टपका है टीवी में आके। सही। अच्छा अतर भाई, क्योंकि जब मेरा न्यूज़ के हवाले से स्टार्ट हुआ था तो मैं भी रेडियो पाकिस्तान से ही बिल्कुल तकरीबन ऐसे। 1 महीना की बिल्कुल इंटर्नशिप ऐसे। मैंने की थी, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं और बिल्कुल बहुत सारी ऐसे। चीज़ें आपको वहाँ से ऐसी आप किसी को देख कर सीख लेते हैं कि वो आपकी बॉडी के अंदर आ जाती हैं। खैर आगे चलते हैं। आवाज़, आपकी आवाज़ जो है वो, या कोई भी आरजे है, उसको आवाज़ बनाने में टाइम लगता है और कुछ को अल्लाह ताला कुदरती दे देता है। अच्छा, दो चीज़ें हैं, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि या तो एक बनाता है और एक बनाता है, कुदरती होती है। इन बिल्कुल। दोनों में डिफरेंस क्या होता है और मेहनत कितनी होती है एक आवाज़ असल में बनाने ये ना एक, मैं ये समझता हूँ कि एक मिथ पाई जाती है। जब आप 10 साल के बच्चे होते हैं ना, उस वक्त आपकी आवाज़ का ग्राम कुछ और होता में? है। बिल्कुल। जब आप 20 साल में आते हैं तो आपकी आवाज़ कुछ और होती है। जब आप 28, 29 और 30 साल पे आते हैं तो उस वक्त आपकी आवाज़ का जो एक स्ट्रक्चर है, जो आपकी आवाज़ के पिच है, आपका वोकल कॉर्ड ज़ाहिर है वो भी जवान हो रहा बिल्कुल, होता है, उसमें बिल्कुल। तब्दीली आती है। ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि आवाज़ बनाई गई है। सही। आवाज़ कभी भी नहीं बना सकते। हाँ, आप किसी की नकल उतार सकते हैं, हम्म, ठीक है, और नकल आप कितनी देर तक उतार सकते हैं? कुछ ऐसे लम्हों ही, के लिए उतार सकते बिल्कुल। हैं। आवाज़ कुदरत का तोहफा है। हम्म, हाँ, आपकी आवाज़ जैसी भी कुदरत ने दी है, आप उस आवाज़ को संवार सकते हैं, सही। आप उस आवाज़ को निखार सकते हैं। फिर जब आप एक, जैसे ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में आप आ गए, आप रेडियो में आ गए, आप टेलीविज़न में आ गए, आपकी आवाज़ बरकरार रहे, उसकी पिच वैसी रहे, आप उस आवाज़ का ख्याल रखते हैं। बिल्कुल। आप कोशिश करते हैं कि आप ठंडा पानी ना पिए, आप कोई ऐसी चीज़ ना खाएं जिसकी वजह से आपकी आवाज़ अचानक डिस्टर्ब हो जाए। आवाज़ का ख्याल रखना ही आवाज़ को संवारना कहलाता है। अच्छा, फिर आवाज़ अच्छी कैसे हो रही होती है? आवाज़ बुनियादी तौर पे आपकी वही होती है जो कुदरत ने अता की होती है। आपका लबो लहजा अच्छा होता जाता है, आपकी गुफ्तगू अच्छी होती जाती है, आप मुल्क की बजाय मुल्क कहना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना? तो इस तरह आपका तलफ़ुज़ अच्छा होता जाता है। सही। फिर जब आप इस फील्ड के अंदर आते हैं तो फिर आपके सीनियर्स आपको बताते हैं कि ये एक स्क्रिप्ट है 6 लाइनों का, इसके अंदर ये स्ट्रेस है, ये पॉज है, यहाँ पे तुमने रुकना है, यहाँ पे ब्रेक लगानी है, यहाँ पे उतार चढ़ाव कायम रखना है। तो इस हमें ऐसा लगता है हमारी आवाज़ अच्छी हो गई। सही। अच्छा अतर भाई, किसी की भी आवाज़ में ना, किसी भी इंसान की शख्सियत में कुछ लोगों का किरदार होता है। बिल्कुल ऐसे। जिस तरह आपने जिक्र किया बहावलपुर के अपने उस्ताद का, अपने बाकी जो आपके वहाँ के लोग थे, आवाज़ की दुनिया में एक तो आपके वालिद साहब हो गए, और कौन से लोग हैं जो आपकी शख्सियत के पीछे मौजूद हैं? देखें, मेरे जो अजीम उस्ताद हैं, मैंने ज़िंदगी में ना अपना जो बेहतरीन दोस्त बनाया है वो मेरे वालिद मरहूम सैयद शहूद रिजवी हैं। मैं जो उनका जितना भी दफ़ा उनकी मैं तस्बीह पढ़ूँ, जितनी दफ़ा मैं उनका जिक्र करूँ उतना कम है। सही। मेरी शख्सियत के पीछे शहूद रिजवी का हाथ है, मेरे वालिद मोहतरम शहूद रिजवी का हाथ है। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको एक मज़ीद भी तारुफ़ करवाता चलूँ। बुनियादी तौर पे जो मेरा ख़ानदान है, मेरे दादा बर्रे सग़ीर पाक व हिंद की एक मारूफ़ शख्सियत हैं, जिनकी दर्जनों किताबें मार्केट में मौजूद हैं, जिनकी लिटरेचर के ऊपर PhD की डिग्री दी जाती है, सही। और जिनका तहरीक पाकिस्तान के अंदर बड़ा कलीदी किरदार है। मेरे दादा शहाब देहलवी मरहूम। सही। मैंने अपने घर से में ही प्रिंटिंग प्रेस देखा, मैंने अपने ही घर के अंदर अखबार निकलते हुए देखा, मैंने अपने दादा के साथ फिक्सिट की ट्यूब पकड़ के जो है मैंने बटर पेपर के ऊपर ख़बरें लगाई हैं बचपन में। ये सारा माहौल मैंने घर में देखा है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो माहौल भी घर में देखा है जब ज़ोहर की नमाज के फ़ौरन बाद कातिब साहब आ जाया करते थे और उनको हमारे दादा ख़बरें फ़ाइनल करके दे रहे होते थे, और वो अपने कलम से जो है वो ख़त्ताती के थ्रू जो है वो ख़बरें लिख रहे होते थे, और वो ख़बरें बटर पेपर पे लिख के प्रिंट हो रही होती थी, उसकी स्क्रीन बन रही होती थी, वो प्रिंट होने जा रहा था। मेरे दादा कौन है? बर्रे सग़ीर पाक व हिंद की मारूफ़ शख्सियत शहाब देहलवी। शहाब देहलवी तखल्लुस किया करते थे, जिनका पूरा नाम है मसूदुल हसन शहाब। सही। और जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर उर्दू अकेडमी बहावलपुर की दाग बेल डाली, शहाब देहलवी अकेडमी की तारीख़ डाली। अभी रिसेंटली शहाब देहलवी की एक बहुत मशहूर किताब जिसका नाम है बहावलपुर की सियासी तारीख़, अच्छा, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी और वो दोबारा शाये हुई है। अच्छा, सही। और शहाब देहलवी की जो किताबें हैं उसके अंदर जिसके अंदर से लोग बड़ी हेल्प लेते हैं, वो एक उनकी किताब है ख़ित्ता पाक उच्च शरीफ, चूँकि बहावलपुर के साथ है, जिसके अंदर उच्च शरीफ की पूरी तारीख़ मौजूद है। सही।
खित्ता पाक उच्च, ये खित्ता क्या था। इसी तरह मेरे दादा की एक और किताब जो लोगों के लिए बड़ी हेल्पफुल है, वो ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद, उनकी हयात और शायरी के ऊपर एक पूरी किताब है। सही। इसी तरह औलियाए बहावलपुर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है शहाब देलवी की, मेरे दादा की। सही। फिर बहावलपुर में उर्दू, मतलब रियासत बहावलपुर में उर्दू, ये एक किताब है। सही। बहावलपुर में उर्दू। इसी तरह एक बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है जो अगर बहावलपुर की कोई तारीख़ कलेक्ट करना चाह रहे हैं या बहावलपुर के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, तो उस किताब का नाम है बहावलपुर की कदीम उर्दू दस्तावेज़ात। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है। सही। इसी तरह फिर मुशाहिर बहावलपुर, बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है। फिर मेरे दादा की जो आप बीती है, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, जो उन्होंने इंडिया दिल्ली से हिजरत की और किस तरह वहाँ से काफ़िले बड़ी मुश्किल के साथ लूटे पीटे पाकिस्तान आए, वो ऑटोबायोग्राफी जो है मेरे दादा की, वो पढ़ने के काबिल है। जिस किताब का नाम है वादी जमुना से वादी हाकड़ा तक। वाह। दरियाए सतलुज जो है वो वादी हाकड़ा कहलाती है। जो वहाँ से जमुना बहता है तो वो आके गिरता है सतलुज के अंदर, तो वादी जमुना से वादी हाकड़ा तक, ये मेरे दादा की है ऑटोबायोग्राफी, और ये पढ़ने के काबिल है। हम ये किताब पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि हमारे अजदाद ने कितनी कुर्बानियाँ दे के पाकिस्तान हासिल किया था। बिल्कुल। फिर इसी तरह तकमील शेर औलिया एक तर्जुमा है ये। फिर इसी तरह लताइफ सीरिया एक तर्जुमा है। इसके अलावा फिर मेरे दादा के जो शेरी मजमूए हैं, जो किताबें हैं, उसके अंदर नखूश शहाब बहुत बाकमाल उर्दू नज़मों की किताब है। इसी तरह गुलोसंग जो उनकी बुक है, उसके अंदर भी गज़लें और नज़में हैं। इसी तरह एक उनकी किताब है 1965 की जंग के ऊपर उनकी किताब है जिसका नाम है जंग नामा। सही। अच्छा, अभी आपने एक और किताब का नाम सुन लें। उनकी एक और किताब जो कि रिलेटेड है नातिया। अच्छा। नातिया किताब है जो नातिया शायरी के ऊपर है, जिसका नाम है मौजे नूर। माशाल्लाह। ये अभी आपने बहुत सारी बुक्स के नाम हमें बताए जिसमें तारीख़ भी है, जिसमें अशार भी हैं, शेर व शायरी भी है, और नातिया कलाम भी है, ऑटोबायोग्राफी भी है। और आपका जो घराना है, इसने पाकिस्तान के लिए, मैंने पहले जो इंट्रो में जिक्र किया कि पाकिस्तान के लिए अपना नाम बनाते हैं। शायरी की बात होती है, आप शायरी भी करते हैं, आपकी आवाज़ भी है। हम चाहते हैं कि नाज़रीन को कुछ ऐसे अशार सुनाएं, एटलीस्ट कम अज़ कम उनको वो फील आए कि एक आरजे के साथ बैठे हुए कुछ सुन रहे हैं। देखिए, मेरा जो बुनियादी तौर पे जो रेडियो के हवाले से मेरा तारुफ़ है, वो एक तो हम लोग उस वक्त प्रोग्राम करते हैं जिस वक्त बहुत सारे लोग सो जाते हैं। ठीक है, मेरा रात 12 से 2 आपको पता है प्रोग्राम है सुनो FM 89.4 से, और मेरे प्रोग्राम का नाम दिल के अफसाने हैं। किसी दौर में FM 100 से मैं इसी स्लॉट के अंदर प्रोग्राम किया करता था, ख्वाब दरीचे के नाम से। हम चाहते हैं दिल के अफसाने जो है ना, वो कुछ जी बिल्कुल। दिल के अफसाने के साथ लोगों की बड़ी दिली वाबस्तगी है, और सबसे अच्छी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, आप दोस्तों का बड़ा करम है। पूरी दुनिया में ये प्रोग्राम सुना जाता है। कनाडा में दिन निकला हुआ होता है, अमेरिका में भी दिन होता है, वहाँ पे भी प्रोग्राम सुना जा रहा होता है। फिर वो तमाम पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर बसते हैं, वो सऊदी अरेबिया हो, वो दुबई हो, वो शारजा हो, वो कतर हो, ओमान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, और इवन हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, भारत में भी ये प्रोग्राम लोग थ्रू इंटरनेट बहुत शौक़ से सुनते हैं। बम्बई में सुनते हैं, दिल्ली में सुना जाता है, फिर जो करीब श्रीनगर है, ये तमाम एरिया अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात सुनता है, हमारा प्रोग्राम सुनते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि पाकिस्तान की अजीम शख्सियत मुझे आवाज़ पाकिस्तान कह चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह। जहाँ तक शायरी की बात है, देखें, दिन भर के हंगामे जब रात के झूलों में झूलने लगते हैं ना, और तो फिर ऐसे में किसी की याद बहुत गहरी हो जाती है। बिल्कुल। रात का वक्त एक ऐसा वक्त होता है जो कि सुकून का लम्हा होता है। हमें पूरे दिन का अहाता करने में आसानी हो जाती है। हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमें किसने धोखा दिया, हमें किसने मोहब्बत से पुकारा। रात का टाइम ऐसा, मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी जो है ना, वो रात को ही शुरू होती है। कराची की ज़िंदगी रात को शुरू होती है। और ख़ास तौर पे जब हम इस्लामाबाद की बात करते हैं, तो आप ये बेसाख्ता कह सकते हैं, रात के टाइम अगर आप निकले ना, मेरी तरह इस्लामाबाद में, मेरी तरह, या मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं कराना ज़ीशान साहब, आप हमारी महफ़िल में बैठें और किसी एक ऐसे मकाम पे बैठें जहाँ बैठ के आप जब नीचे देखें तो ये झिल मिलाते हुए जो कुमकुमे हैं,
आप कभी जाए ना ऊपर पहाड़ों में, बिल्कुल। मारगला रोड, मुनाल- मारगला हिल्स पे मारगला जाएं, हिल्स पे बिल्कुल पीर जब आप सोहावत, नीचे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद ने मुकेश की चादर ओढ़ रखी है। बिल्कुल ऐसे, बड़ा बिल्कुल खूबसूरत मंजर होता है। तो ऐसे में सोच गहरी हो जाती ऐसे। है। किसी को याद करने, किसी को चाहने या चाह जाने की लज्जत कुछ मज़ीद बढ़ जाती है। बिल्कुल। बेसाख्ता निकलता है हमारे अंदर से। आधी रात, तुम्हारी याद और इस्लामाबाद, वाह, बिल्कुल इस्लामाबाद वालों के लिए। ऐसे ही है। और शायरी तो बहुत सारी की जा सकती है, लेकिन एक शायरी के डॉक्टर कासिम पीरज़ादा बड़ा खूब कहते हैं, ज़रा सुनिएगा। जी जी। वैसे तो पूरा कंप्लीट गज़ल है, लेकिन मैं आपको उसका ये पार्ट में आपसे शेयर करता हूँ, बिल्कुल। और इसको महसूस करना है, अपनी रूह की गहराई में आपने महसूस करना है और उसको समझना है। कहते हैं कि मैं ऐसे शख्स को जिंदों में क्या शुमार करूं, मैं ऐसे शख्स को जिंदों में क्या शुमार करूं, जो सोचता भी नहीं, ख्वाब देखता भी नहीं। वाह वाह, जो सोचता भी नहीं और ख्वाब देखता भी नहीं। देखिए, इस शेर में वाकई एक बहुत गहरी सोच भी है और एक कह सकते हैं कि सबक भी है बिल्कुल ऐसी कि वो ख्वाब देखता भी नहीं। हाँ, सोचता भी नहीं और ख्वाब देखता भी नहीं। तो ऐसा शख्स मतलब वो जिंदा भी है या नहीं है? बिल्कुल, ख्वाब होंगे तो कुछ सोचेंगे ना, तो बिल्कुल वो ऐसी चीज़ें। खैर, ये हमारी फील्ड ही ऐसी है कि यहाँ पर इंसान को दोनों चीज़ें करनी पड़ती हैं तभी वो आगे निकल सकता है, या हमारी सोसाइटी ऐसी है। अतर रिजवी साहब, हमारे यंगस्टर्स बहुत सारे हैं जो न्यूज़ कास्टर बनना चाहते हैं, न्यूज़ एंकर बनना चाहते हैं, आरजे बनना चाहते हैं, मौके ढूंढते हैं। क्या टिप्स देंगे उनको कि किस तरह से अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम किया जाए, किस तरह से अपनी आवाज़ को बेहतर किया जाए, किस तरह से अपनी मालूमात को बेहतर किया जाए ताकि वो आगे अपना देखिए, नाम बना पहली सकें? टिप तो ये है कि जिस वक्त हमने शुरू किया उस वक्त में और आज के वक्त में बड़ा फ़र्क है। पहले चंद चैनल्स होते थे और आपको एक तवील जद्दोजहद से गुज़र के ऑडिशन दे के आपको स्क्रीन मिलती थी, जिसके अंदर कई कई महीने, कई कई साल लग जाया करते थे। अच्छा, एक दौर में अगर आपके पास कोई ख़बर होती थी या आप कॉलम लिखते थे, आप वो एक एडिटर तक भिजवाया करते थे। वो एडिटर की मर्ज़ी होती थी उसमें काट छांट करके उसको पब्लिश करें। बिल्कुल। अब पब्लिश का बटन आप सबके अपने हाथ में आ गए। एग्जैक्टली ऐसा। ठीक है, आप कोई बात करते हैं, अपने हाथ से आप फेसबुक पे पब्लिश पोस्ट करते हैं। अब पब्लिश का बटन आपके अपने हाथ में आ गया। बिल्कुल। अगर आप ये समझते हैं कि आपके अंदर बोलने की, ख़बर पढ़ने की और इन्फॉर्मेशन को अच्छे अंदाज में प्रेजेंट करने की सलाहियत मौजूद है, तो हम सब के हाथ में हम मोबाइल फ़ोन्स मौजूद हैं, बिल्कुल, जिसमें हम वो रिकॉर्ड करके हमें किसी एडिटर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी उस बात को, अपने उस पैगाम को अपने हाथ से ख़ुद पब्लिश कर सकते हैं। बिल्कुल। और ओपन कंपटीशन है। ठीक है, आपकी बात अगर किसी को पसंद आएगी तो वो दोस्तों के साथ शेयर करेगा, अहबाब के साथ शेयर करेगा, बिल्कुल, जिसको आप वायरल होना कहते हैं। तो इसी तरह आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। सही। और दूसरे नंबर पे ये देखें, पाकिस्तान में तो न्यूज़ कास्टर बनने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ख़बरें उर्दू ज़बान के अंदर हैं। बिल्कुल। उर्दू हमारी कौमी ज़बान है। उर्दू ज़बान को अच्छे अंदाज में समझना, अच्छे अंदाज में सीखना उसी वक्त मुमकिन होगा जब आप अपने पास एक लुग़त रखेंगे। आपको जहाँ पे डाउट हो कि ये लफ्ज़ क्या है, तो आप उस लफ्ज़ को देख सकते हैं। बिल्कुल। अपने किसी सीनियर से, असतिज़ा से पूछ सकते हैं। एक तो उर्दू अपनी बहुत अच्छी करें, और वो उसी सूरत में मुमकिन है जब आप अच्छे लोगों को देखेंगे, सुनेंगे, आप अच्छे लोगों को सुनेंगे। बिल्कुल। तो यूट्यूब की आर्काइव के अंदर हमारे पुराने न्यूज़ एंकर्स के रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, न्यूज़ कास्टर्स की रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, जिनको हम सुन सकते हैं, परख सकते हैं, जांच सकते हैं। उसके बाद हम एक अच्छा करियर हम स्टार्ट कर सकते हैं। ये कोई इतना भी मुश्किल नहीं है। सही। अतर रजीव साहब, वक्त हमारे पास इंतहाई कम है, और नाजरीन, जब भी कोई ऐसी आवाज़ हमारे पास आती है और इस आवाज़ को सुनने का दिल तो बहुत करता है, लेकिन वक्त की कमी ऐसी है कि हमें इजाज़त भी चाहनी होती है। मैं चाहूँगा आप प्रोग्राम का जो हम एंड है वो आपके किसी अशार से किया जाए कि आप कोई ऐसी गज़ल सुनाएं, कोई ऐसी जो आप रात की तारीकी में लोगों को सुनाते हैं। आज डिजिटल APP के थ्रू आप ये चीज़ सुना सकते हैं कि आज आपको आवाज़ के साथ साथ वीडियो में भी लोग आपको देखें। तो नाज़रीन, हमें देंगे इजाज़त।
इस पैगाम के साथ कि पाकिस्तान के साथ जुड़े रहें और पाकिस्तान के लिए बेहतर कहते रहें। जिस तरह हमारे साथ एक आवाज़ बैठी हुई है और इसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, इसी तरह आप भी अपना नाम रोशन करने के लिए कुछ पॉजिटिव तामीरी अपने पाकिस्तान के लिए करें और पाकिस्तानी होने का सबूत दें। अभी सुनते हैं अतर रिजवी से कोई गज़ल, कोई शेर जो इनकी ज़ुबानी हो, और इसी के साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अतर भाई। बर्बादियों के सारे ही आसार हो गए, वाह। हम खुद घर जलाने को तैयार हो गए। जब भी खुला मेरे खिलाफ कोई महाज, यक जाओ यक ज़बां मेरे यार हो गए। हम भी अजीब लोग हैं दुश्मन को छोड़कर, हम भी अजीब लोग हैं दुश्मन को छोड़कर, खुद अपने खिलाफ बरसरे पैकार हो गए। और अहले हुनर को यहाँ कोई पूछता नहीं, अहले हुनर को यहाँ कोई पूछता नहीं, बहरूपी हैं जितने सब फनकार हो गए। वाह। और मकता है कि कल तक जिनका जामे किरदार चाक था वो आज खुद साहिबे दस्तार हो गए, बर्बादियों के सारे ही आसार हो गए। वाह वाह। इसी गज़ल के साथ माइक्रोफोन के जानिब से अपने मेज़बान आवाज़ पाकिस्तान अतर रिजवी को अपने साथी मेज़बान अली रज़ा के हमरा दीजिए इजाज़त। सांसें रहीं साथ, ज़िंदगी ने एक मरतबा दोबारा वफ़ा की, तो इंशाल्लाह अगले किसी पॉडकास्ट में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। वो कहते हैं ना, हयात बाकी मुलाकात बाकी, ज़िंदगी रही तो फिर हर बात बाकी। वाह। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।